ठीक है। देखिए, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है। तो देखिए कि हमने जिस पक्ष को आरंभ किया था, जिसका शीर्षक हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वह शीर्षक पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत हमने पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य देखा था, पारिभाषिक शब्दावली का इतिहास देखा था, अ, पारिभाषिक शब्दावली के अलग-अलग परिभाषाएं देखी थी। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली के लक्षण और विशेषताएं देखी। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली बनाने के या निर्धारण के 4 संप्रदाय देखे: संस्कृतवादी अथवा राष्ट्रवादी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीयवादी अथवा अंग्रेजीवादी, तीसरा उर्दूवादी अथवा देशीवादी और चौथा समन्वयवादी। इसके उपरांत इसके 4 चरण भी देखे, मतलब एक पारिभाषिक शब्द कैसे गढ़ा जाता है, उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी दृष्टि से यह है कि जो अन्य देशों में आविष्कार हुए हैं, जो अन्य अवधारणाएं अन्य देशों से आ रही हैं, या विदेशों से जिस प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आ रही है, उसको प्रतिशब्द या उसको पर्यायी पारिभाषिक शब्द देने के लिए कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं, इस पर भी हमें बात करनी है। और मैंने एक पीडीएफ आपके बीए द्वितीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक के दोनों ग्रुप पर डाल दी है, जिसमें 200 शब्द आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जिनका अध्ययन आपको करना है। हो सकता है कि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में अंग्रेजी शब्द आ जाए, उसका हिंदी पर्याय पूछा जाए, या हिंदी शब्द आ जाए, उसका अंग्रेजी पर्याय पूछा जाए। तो इस प्रकार से उन 200 शब्दों को आप लिखें, बार बार पढ़ें। उसमें कोई गलती आती है या कोई समझ में नहीं आ रही बातें, तो हमसे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगला भाग जो है आपके पाठ्यक्रम का, वह महत्वपूर्ण भाग है। वह यह है कि भारतीय पारिभाषिक शब्दावली को बनाने में कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को समझना इतना ही है आवश्यक कि भारतीय प्रायद्वीप में, संपूर्ण भारतवर्ष में कम से कम 22 भाषाएं जो हैं वो संवैधानिक अधिकारी यानी संवैधानिक पद पर है। जैसे मराठी, हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, डोगरी, बोडो, संथाली, गुजराती, बंगाली, मराठी, उसके उपरांत कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये सारी भाषाएं जो हैं 22 भाषाएं। अब प्रत्येक भाषा का अपना एक समृद्ध इतिहास है। इसलिए जिस प्रकार से किसी भारतीय साहित्य की संकल्पना हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार भारतीय पारिभाषिक शब्दावली की संकल्पना करना भी कठिन है। जैसे मैंने बार बार कहा है कि ऑक्सीजन के लिए मराठी वाले प्राणवायु कहते हैं, हिंदी वाले ऑक्सीजन कहते हैं या ऑक्सीजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से शायद अलग अलग प्रत्येक भाषा की पहले अलग अलग शब्दावली बननी चाहिए, और फिर उसके बाद उसका एक कॉमन छंट करके एक भारतीय पारिभाषिक शब्दावली बन सकती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि समस्याएं और समाधान, मतलब सबसे बड़ी समस्या भारतीय पारिभाषिक शब्दावली की यह है कि इसकी बहुभाषिकता होना। यानी भारतवर्ष में कम से कम 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल संविधान सम्मत भाषाएं हैं, उनकी पहले यानी प्रत्येक भाषा की पहले पारिभाषिक शब्दावली बननी चाहिए। क्योंकि जैसा कि नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में टेक्निकल, वैज्ञानिक और तंत्र ज्ञान युक्त प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी युक्त जितने भी विषय हैं वे अपनी मातृभाषा में से पढ़ाएं। और अगर ये वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विषय अगर हम मातृभाषा में पढ़ना चाहेंगे, तो उस मातृभाषा में पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको उसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली बननी चाहिए। अगर वो सिद्ध नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए
सबसे पहले ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप प्रत्येक भाषा की पारिभाषिक शब्दावली बनाइए। लेकिन अड़चन यह है कि इन 22 भाषाओं में से कुछ अत्यंत साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध भाषाएं हैं, शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषाएं हैं, मराठी हिंदी जैसी। लेकिन बोडो या संथाली जैसी जो आदिवासी भाषाएं हैं, जिन्हें संविधान सम्मत स्तर तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन वो अभी तक उसमें वैज्ञानिक तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द गढ़ने की प्रक्रिया ही आरंभ नहीं हुई, तो क्या होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, और इनका एकमात्र समाधान यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे अटक हो, चाहे कटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सब के लिए एक भाषा, हमारी पुरातन भाषा, इन सब की इन सभी मातृभाषाओं की माता के रूप में, जननी के रूप में सामने आती है, वो है संस्कृत। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली बनाने का जो पहला संप्रदाय है, जिसको हम राष्ट्रवादी संप्रदाय या संस्कृतवादी संप्रदाय कहते हैं, उसका भरपूर उपयोग हो सकता है। क्योंकि संस्कृत का विरोध न दक्षिण भारत में होता है न उत्तर भारत में। जैसे हिंदी का विरोध दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में होता है, वैसा संस्कृत का विरोध नहीं होता। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत में भी जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जहाँ जहाँ उन्हें संस्कृत वाक्य लिखना आरंभ है, तो उसका वो विरोध नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि वह भी हिंदू धर्म की एक विशिष्ट परंपरा से संलग्न राज्य हैं। अगर आप दक्षिण की फिल्में देखें, बाहुबली हो, बाहुबली रिटर्न हो, या फिर बहुत सारी फिल्में हो जिसमें मंदिरों का होना, मंदिरों का होना, जिसमें संस्कृत ब्राह्मण एक पुरोहित के रूप में दिखाना, ये चलता है। इसका मतलब यह है कि जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसके उपरांत डॉक्टर लक्ष्मीकांत मैत्र और डॉक्टर नाजिरुद्दीन अहमद, इन तीन लोगों ने भी संस्कृत राजभाषा बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि उनका ये अनुभव था कि संस्कृत का विरोध दक्षिण भारत में नहीं होगा। इसलिए चाहे भाषा बोडो हो, संथाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, हिंदी हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, इन सभी भाषाओं की मूल भाषा के रूप में हमें संस्कृत भाषा मिलती है। अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड़ वर्ग की भाषाएं कहा, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर द्रविड़ भाषाएं होती, द्रविड़ परिवार की भाषाएं होती, तो सिंहली जो श्रीलंका की भाषा है, वो आर्य परिवार की भाषा कैसे? यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न और समस्याएं निर्माण हो सकती हैं जो पारिभाषिक शब्दावली बनाने में आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे कुछ व्यक्तिगत प्रयास रहे हमारे पूर्वजों के, और कुछ संस्थागत प्रयास रहे, इन सभी लोगों ने जिस दृष्टिकोण से भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का गठन किया और करते रहे, उनको एक बात महत्वपूर्ण उन्होंने हमारे सामने रखी थी कि हम सभी की भाषाओं की जननी अगर संस्कृत भाषा है, देववाणी है, गिरवाण वाणी है, जिसको अनेक नाम हमारे पूर्वजों ने दिए हुए हैं, अगर उनकी उसकी नए शब्द बनाने की क्षमता का अगर हम उपयोग कर लेते हैं, तो केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया में भी हम एक नई पारिभाषिक शब्दावली बना सकते हैं। संपूर्ण एशिया में मैंने इसलिए कहा कि बौद्ध धर्म चीन और जापान में है, रामायण और महाभारत की कथाएं इंडोनेशिया, कंपोचिया, कंबोडिया, बर्मा इत्यादि देशों में चलती है। तो संपूर्ण जो एशिया के देश हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चीन हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, कंपोचिया हो, जावा हो, मलया हो, सिंगापुर हो, ये सारे जो एशियाई देश हैं, इन एशियाई देशों के भी एक अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली हो सकती है, और उसमें संस्कृत भाषा बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए ये समाधान है कि हम अधिक से अधिक शब्द संस्कृतोद्भव लें, संस्कृत भाषा से बने शब्द लें, तो उसका विरोध न दक्षिण भारत में होगा न अन्य एशियाई देशों में। इतना ही नहीं, मैं आगे चलकर कहता हूँ कि यूरोप को भी संस्कृत पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं,
चाहे वो रूसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे लैटिन हो, चाहे इटालियन भाषा हो, हाँ, तो ये सारी की सारी भाषाएं भी संस्कृत से ही निकली हैं। केवल ध्यान दें, अरबी, अरबी, अफ्रीकी और अमरीकी भाषाएं संस्कृत से बनी नहीं है। केवल उन्हें उन मतलब अमेरिका के प्राचीन, आज अमेरिका अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसलिए वो भी संस्कृत को मातृभाषा मान सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अमेरिका की जो प्राचीन भाषाएं हैं, जिनको एंग्लो इंडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है, वे अफ्रीका की स्वाहिली इत्यादि भाषाएं और अरबी भाषा, ये कुछ भाषाएं अगर छोड़ दी जाएं तो संसार की सारी भाषाएं संस्कृत से निर्माण हुई हैं। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, एक वैश्विक पारिभाषिक शब्दावली भी संस्कृत से बनाई जा सकती है। ये उसका समाधान है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत तो अब प्रचलन की भाषा नहीं रही, लोक व्यवहार की भाषा नहीं रही। इस कारण से हमें इस बात से भी वाकिफ होना चाहिए कि पारिभाषिक संस्कृत के नए शब्दों को प्रयुक्त करते समय समाज में, हमारा जो समाज है, सामान्य समाज है, जिसको विद्या से अब तक महरूम रखा गया, उस समाज को पहले संस्कृत भाषा सीखनी पड़ेगी। तो जन सामान्य में से ही जो वैज्ञानिक आगे चलकर बनेंगे, जो बड़े बड़े तकनीकविद बन जाएंगे, प्रौद्योगिकी के विद्वान बन जाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के विद्वान बन जाएंगे, वे पहले संस्कृत पढ़ने पड़ेगी उनको। तो एक आंदोलन चलाना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत सीखनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन ये अवश्य हो सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें निर्माण हो सकती हैं। अब देखिए कि जैसे कुछ धार्मिक समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि अब कोई बौद्ध व्यक्ति अगर होगा तो वो कहेगा कि हमारी भाषा तो पाली है, इसलिए हम संस्कृत में व्यवहार नहीं करेंगे। कोई मुस्लिम हो सकता है, वो कहेगा कि हमारी तो भाषा अरबी फारसी है, तो इसलिए हम संस्कृत का व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जब जहाँ तक ज्ञान का विषय आता है, वहाँ तक अगर हम देखें तो कोई भी भाषा किसी की भी विरोधी नहीं हो सकती। जिस भाषा में ज्ञान का अथाह समुद्र है, जिस भाषा में नए नए शब्द गढ़ने की क्षमता है, जिस भाषा में हजारों वर्षों की ज्ञान राशि संचित रूप में हमारे सामने है। हमारे सामने देखिए, अगर मैं थोड़ा सा पुरातन काल में जाकर के कहूँ तो बहुत सारे गणित के ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। जैसे भास्कराचार्य ने लिखा हुआ, उनकी बेटी पर लिखा हुआ एक ग्रंथ जो गणित में प्राप्त होता है, हमारे यहाँ कोश ग्रंथ संस्कृत में है। हमारे यहाँ रसायन के ग्रंथ संस्कृत में है, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े विद्वानों के, जो प्राचीन ज्ञान धारा को बताते हैं। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर पारिभाषिक शब्दावली का गठन आप करना चाहें तो आपको सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में जो बहुभाषिकता है, और उस बहुभाषिकता का समाधान भी यह है कि इन सभी भाषाओं की जो जननी है, उस संस्कृत भाषा के शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मैंने आपके पाठ्यक्रम में जो अगला भाग है, हिंदी शब्द संपदा, इस पर हम कल विचार करेंगे। लेकिन चलते चलते जो इस टॉपिक का अंतिम भाग है, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली परिशिष्ट आ, इसके जो शब्द हमने आपको दिए हुए हैं, उन शब्दों को एक बार आपके सम्मुख झट से पढ़ देते हैं। यानी ये 200 शब्द हैं, और इन 200 शब्दों में कुछ शब्द प्रशासकीय हैं, कुछ व्यावसायिक व्यापारिक शब्द हैं, कुछ जनसंचार माध्यम पत्रकारिता के शब्द हैं, रेडियो दूरदर्शन के शब्द हैं, संगणक इंटरनेट के शब्द हैं, विधि और न्याय के शब्द हैं। इस प्रकार से 200 शब्द आपको याद करने हैं। इसमें देखिए, मैंने PDF भेजी है, उसको आप केवल पढ़े नहीं, उसको लिखवा भी लें। अगर आपके गांव में प्रिंटिंग की व्यवस्था है कंप्यूटर के माध्यम से या जेरोक्स के माध्यम से, तो वो प्रिंट निकाल करके भी आप रखें, वो मुद्रित पृष्ठ भी निकाल के रखें, ताकि आप वो बार बार पढ़ें। अगर ये नहीं हो सकता तो कागज़ लें और अपने रजिस्टर में या पुस्तिका में, वही में ये शब्द निकाल करके रखें। हम कल हिंदी शब्द संपदा पर बात करने वाले हैं, इसलिए आज जो हमारा उर्वरित 17 मिनटों का भाग है, उसमें ये
200 शब्द हम आपके सम्मुख रखते हैं। मैं प्रत्येक शब्द का स्पेलिंग नहीं कहूँगा, ये कभी बाद में देखा जाएगा, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तो देखिए कि कुछ शब्द आपके पाठ्यक्रम में 50 शब्द जो पहले दिए गए हैं वो प्रशासन संबंधी है, मतलब कार्यालयीन शब्द हैं, जिनमें देखिए कार्यालय में जो पत्रादि का व्यवहार होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। मैं उन 50 शब्दों को मैं आपके सम्मुख पहले रखने का प्रयास करता हूँ। तो पहला शब्द है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम हिंदी में पावती कहते हैं और संस्कृतोद्भव हिंदी में कहते हैं अभिस्वीकृति, मतलब कोई पत्र आता है, पत्र के साथ जुड़ा हुआ एक्नॉलेजमेंट रहता है, तो उस पर हम कहते हैं कि ये पत्र हमें प्राप्त हो चुका है, वो वापस उल्टी डाक से हो जाता है। अगला शब्द है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। तीसरा शब्द है एडवांस। एडवांस मतलब अग्रिम राशि या पेशगी। अगर कोई काम करना है तो उस काम के लिए हम अग्रिम राशि लेते हैं, हाँ? पहले एडवांस लेते हैं, वो एडवांस। उसके बाद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए हिंदी शब्द है अनुबंध, उर्दू शब्द है करार। अलाउंस शब्द के लिए हिंदी शब्द है भत्ता। अगला शब्द है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए हिंदी शब्द है आवंटन। अगला शब्द है अप्रूवल। अप्रूवल के लिए है अनुमोदन। बजट के लिए है आय व्यय, अथवा बजट शब्द भी चल सकता है, आय व्यय। उसके बाद है चार्ज। इंचार्ज या चार्ज मतलब कार्यभार। अगर समझिए हमारे प्राचार्य कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को, उनसे जूनियर व्यक्ति को प्रभारी पद दे सकते हैं, मतलब उनको इंचार्ज प्राचार्य कर सकते हैं। इसका दूसरा शब्द भी होता है आरोप, चार्ज लगाना, किसी पर आरोप लगाना भी हो सकता है। सर्कुलर का अर्थ है परिपत्र। क्लैरिफिकेशन का अर्थ है स्पष्टीकरण। कॉन्फिडेंशियल का अर्थ है गोपनीय। कॉम्पेंसेशन का अर्थ है क्षतिपूर्ति या उर्दू में मुआवजा। कंज्यूमर का अर्थ है उपभोक्ता, मराठी में ग्राहक जिसे कहा जाता है। डिक्लेरेशन का अर्थ होता है घोषणा या उद्घोषणा। डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण, भेजना। डॉक्यूमेंट का अर्थ है दस्तावेज, उर्दू में, हिंदी में प्रलेख। 18वां शब्द है इनक्लोजर, संलग्नक, अनुलग्नक, जिसे मराठी में सोबत जोड़लेली पत्र इस प्रकार कहा जाता है। इनक्लोजर का अर्थ हिंदी में है संलग्नक या अनुलग्नक। उसके बाद 19वां शब्द है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट के लिए हिंदी शब्द है स्थापना, संस्थान या प्रतिष्ठान। अगला शब्द है फॉर्मल। फॉर्मल का हिंदी शब्द है औपचारिक। उसके बाद अगला शब्द है 21वां शब्द गैजेट। गैजेट के लिए हिंदी शब्द है राजपत्र या गजट। हॉनररी अंग्रेजी शब्द है 22वां हॉनररी, उसको कहा जाता है मानद या अवैतनिक। 23वां शब्द है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के लिए हिंदी में शब्द है अनुदेश या सूचना। इनवॉइस 24वां शब्द है इनवॉइस, उसके लिए शब्द है हिंदी शब्द बीजक। मैन्युअल ये 25वां शब्द है अंग्रेजी, इसके लिए कहा जाता है हिंदी में नियम पुस्तिका। 26वां शब्द है मार्जिनल, उसको हिंदी में कहा जाता है सीमांत या उपंतिक। 27वां शब्द है मेमोरेंडम, उसको हिंदी में कहा जाता है ज्ञापन अथवा स्मरण पत्र। 28वां शब्द है मोशन, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में कहा जाता है प्रस्ताव। 29वां शब्द है नोटिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अधिसूचना। 30वां शब्द है ऑर्डिनेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अध्यादेश। 31वां शब्द है ओवरड्राफ्ट, हिंदी में इसे कहा जाता है अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। 32वां शब्द है प्लानिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है योजना। 33वां शब्द है प्रेस कम्युनिक, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। 34वां शब्द है प्रिविलेज, इसको हिंदी में कहा जाता है विशेष अधिकार। 35वां शब्द है प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा या परख, परिवीक्षा कालावधि, प्रोबेशन पीरियड। अगला शब्द है 36वां कोरम। कोरम के लिए हिंदी शब्द है गणपूर्ति। अगला शब्द है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए शब्द है अभिलेख अथवा रिकॉर्ड। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ी गलती हुई है,
कोरम के आगे गणपूर्ति के बाद रिकॉर्ड शब्द के अर्थ आए हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ करके लिखना है आपको। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शब्द है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के लिए शब्द है पंजीकरण 38वां शब्द। 29वां शब्द है रिमार्क, इसके लिए शब्द है हिंदी अभ्युक्ति। देखिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन से और रिमार्क से हिंदी के शब्द एक कम हुआ है और ये ज्यादा हुए हैं, इसलिए ये समझ लेना है आपको। रिकॉर्ड का अर्थ है अभिलेख, रजिस्ट्रेशन का अर्थ है हिंदी में पंजीकरण, रिमार्क का अर्थ है अभ्युक्ति, उसके उपरांत रिमाइंडर का अर्थ है अनुस्मारक, यानी एक शब्द की गफलत हुई है गलती से। 41वां शब्द है रिन्यूअल, उसको हिंदी में कहा जाता है नवीकरण। 42वां शब्द है रिजोल्यूशन, उसको हिंदी में कहा जाता है संकल्प। 43वां शब्द है सैंक्शन, जिसको कहा जाता है हिंदी में मंजूरी। 44वां शब्द है सरेटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है जमानत या प्रतिभूति या प्रतिभू। अगला शब्द है टेंडर, टेंडर के लिए हिंदी में कहा जाता है निविदा। टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कहा जाता है निबंधन और शर्तें। यूनिट के लिए शब्द है एकक। वेरिफिकेशन के लिए शब्द है सत्यापन। वार्निंग के लिए शब्द है चेतावनी। और राइट ऑफ के लिए शब्द है बट्टे खाता, यानी निकाल देना या खोड़ कर देना। तो इस प्रकार से 50 शब्द हैं। इन 50 शब्दों को मैं फिर से पुनरावृत करता हूँ। एक्नॉलेजमेंट अभिस्वीकृति, एक्शन कार्यवाही, एडवांस अग्रिम या पेशगी, एग्रीमेंट अनुबंध, अलाउंस भत्ता, अलॉटमेंट आवंटन, अप्रूवल अनुमोदन, बजट आय व्यय, चार्ज कार्यभार, सर्कुलर परिपत्र, क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, कॉम्पेंसेशन क्षतिपूर्ति, कंज्यूमर उपभोक्ता, डिक्लेरेशन घोषणा, डिस्पैच प्रेषण, डॉक्यूमेंट प्रलेख, इनक्लोजर संलग्नक या अनुलग्नक, इस्टेब्लिशमेंट स्थापना, फॉर्मल औपचारिक, गैजेट राजपत्र, हॉनररी अवैतनिक या मानद, इंस्ट्रक्शन अनुदेश, इनवॉइस बीजक, मैन्युअल नियम पुस्तिका, मार्जिनल सीमांत या उपंतिक, मेमोरेंडम ज्ञापन या स्मरण पत्र, मोशन प्रस्ताव, नोटिफिकेशन अधिसूचना, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष, प्लानिंग योजना, प्रेस कम्युनिक प्रेस विज्ञप्ति, प्रिविलेज विशेषाधिकार, प्रोबेशन परिवीक्षा, कोरम गणपूर्ति, रिकॉर्ड अभिलेख, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, रिमार्क अभ्युक्ति, रिमाइंडर अनुस्मारक, रिन्यूअल नवीकरण, रिजोल्यूशन संकल्प, सैंक्शन मंजूरी या स्वीकृति, सरेटी प्रतिभू या जमानत, टर्म्स एंड कंडीशंस निबंधन एवं शर्तें, यूनिट एकक, वेरिफिकेशन सत्यापन, वार्निंग चेतावनी, राइट ऑफ निकाल देना या खोड़ करना। तो इस प्रकार से ये 50 शब्द जो आए दिन कार्यालय में या प्रशासकीय शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं। अगले 50 शब्द हैं व्यावसायिक या व्यापारिक शब्द, उसको भी हम जल्दी ले लेंगे। 51वां शब्द है, मतलब एक एक शब्द में अब आंकड़े नहीं कहूंगा, केवल शब्द कहूंगा। अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र, एक्विल्टन्स परिचय, एलोंग हुंडी पत्र, आर्बिट्रर मध्यस्थ, एसेट्स संपत्ति या परिसंपत्ति, ऐसे परख, बेसिक प्राइस मूल कीमत या मूल मूल्य, बीज हुंडी पत्र, बोनस लाभांश, कार्गो जहाजी माल, क्लेमेंट दावेदार, क्लियरेंस निकासी, क्लेमेंट दावेदार क्लियरेंस निकासी, क्लोजिंग बैलेंस रोकड़, कमीशन छूट या दस्तूरी, कम्यूटेड
कम्यूटेड वैल्यू रूपांतरित मूल्य, क्रेडिट साख, डैमेज हरजाना, डे बुक रोजनामचा, डेड अकाउंट बंद खाता, कस्टम सीमा शुल्क, नॉमिनेशन मनोनयन या नामांकन, ऑक्ट्राय चुंगी जिसको ज़कात कहा जाता था पुराने ज़माने में, अब चुंगी कहा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रचलित लाभ, ऑर्डर कॉस्ट एकशः लाभ, आउटपुट उत्पादन, आउटस्टैंडिंग बकाया, ओवरचार्जिंग अधिमूल्याधान, ओवर वैल्यूएशन अधिमूल्यन, प्रॉन गिरवी पॉन गिरवी PAWN पॉन गिरवी, पेएबल टू बेयरर वाहक देय, प्रॉमिसरी नोट बीमा किस्त, प्रोविजनल बॉन्ड प्रतिज्ञा पत्र प्रतिश्रुति पत्र, क्वालिटेटिव गुणात्मक, क्वांटम मात्रात्मक, कोटेशन अनंतिम बॉन्ड, कोटेटिंग प्रमाता, रिकरिंग निर्ख, सैटिस्फाई प्राइस आवर्तन, सैटिस्फाई प्राइस संपृक्ति मूल्य, सेल्युलर वैल्यू दीर्घकालीन मूल्य, सिंकिंग फंड निक्षय निधि, स्टैंडर्ड कॉस्ट मानक लागत, वैलिडिटी प्रामाणिकता, बेयर वेयर बिकाऊ माल, वेयर मतलब बिकाऊ माल, वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची, ईयर बुक वार्षिकी, जोन क्षेत्र, जोनल आंचलिक, जीरो कॉस्ट शून्य लागत। इस प्रकार से व्यावसायिक व्यापारिक शब्द 50 हुए। इसके उपरांत जनसंचार माध्यमों के 50 शब्द आपके सम्मुख रखते हैं। एस न्यूज़मैन विशिष्ट प्रकार, अलाइनमेंट संरेखन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC प्रसार संख्या गणना संस्थान, ब्लो अप विस्तार या प्रसार, बायलाइन सूत्रोल्लेख नामोल्लेख, कैप्शन चित्र शीर्षक, केस रोम मुद्राक्षर कक्ष, केस रूम मुद्राक्षर कक्ष, सेंट्रल स्प्रेड मध्य पृष्ठीय सज्जा, सिटी रिप्रेजेंटेटिव नगर संवाददाता, कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, कॉपीराइट कृति स्वाम्य या स्वामी अधिकार, डिमाई साइज या डिमाई आकार, डेस्कमैन उपसंपादक, फॉर्मेट आरूप या प्रारूप, फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार, आईब्रो का यहाँ अर्थ है सह शीर्षक, हार्ड न्यूज दुर्लभ समाचार। उसके उपरांत इम्पोजिशन पृष्ठ योजना, लेट न्यूज छपते छपते, न्यूज सोर्स समाचार स्रोत, न्यूज सोर्स समाचार स्रोत, ओपिनियन प्रेस विचार पत्र, प्लीज टर्न ओवर PTO कृपया पृष्ठ उल्टिए। इस प्रकार से पुट टू बेड मुद्रणार्थ प्रस्तुत, टेली प्रिंटर दूरमुद्रक, टेलेक्स दूरमुद्रक एक्सचेंज। उसके उपरांत रेडियो और दूरदर्शन के शब्द, एडर मिक्षक, एरियल आकाशी, एंटीना आकाशी एंटीना, ऑडियो श्राव्य ध्वनि, बीट फ्रीक्वेंसी स्पंद लहरी, ब्रॉडकास्टिंग प्रक्षेपण, क्रोमिनेंस सिग्नल रंगीन लहरें, सर्कल मंडल, कंपैटिबिलिटी सुसंगतता, डिटेक्टर शोधक, फ्रीक्वेंसी कंपन गति, फ्रिंग एरिया बीटल क्षेत्र, लुमिनेंस सिग्नल प्रकाश लहरी, मास प्रोडक्शन सामूहिक निर्माण, माइक्रोफोन सूक्ष्म श्रवण, मोशन पिक्चर चलचित्र या सिनेमा, ऑसिलेशन आंदोलक लहरें, पिक्चर एलिमेंट चित्रांकन, चित्रकण, पिक अप ध्वनि उद्गाहन, रेंज श्रेणी या स्तर, रेक्टिफायर विशोधक, स्कैनिंग चित्रलेखन, ट्रांसमिशन प्रक्षेपण,
ट्यूनिंग समस्वरण, ये रहे रेडियो दूरदर्शन के। आगे संगणक इंटरनेट के, एप्लीकेशन अनुप्रयोग क्रमादेश, बाइनरी नंबर द्विआधारी अंकन, कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई, कर्सर कंट्रोल कर्सर नियंत्रक, कैलकुलेटर अभिकलत्र या अभिगणक, डिजिटल अंकिक आंकड़ा संचारण, डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के लिए अंकिक आंकड़ा संचरण, डायनेमिक मेमोरी गतिक स्मृति, डेसिमल नंबर दशमलव अंकन, हॉट स्टैंड बाय आपात उपयोगी, हाई लेवल इंटीग्रेशन उच्च स्तरीय समाकलन, इनपुट निवेश, इंस्ट्रक्शन अनुदेश, इंटरनल स्टोरेज आंतरिक भंडारण, मॉनिटर दृश्यपटल, मॉड्यूल प्रतिरूपण, आउटपुट निर्गम, ऑपरेशन सिस्टम प्रचालन तंत्र, प्रोसेसिंग यूनिट संसाधन इकाई, फिर प्रोग्राम क्रमादेश, रीड ओनली मेमोरी रोम पठन मात्र स्मृति, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम यादृच्छिक अभिगम स्मृति, सिस्टम डिजाइन तंत्र अभिकलन, अपडेटिंग अद्यतनीकरण, यूजर उपभोक्ता, वर्चुअल कंप्यूटिंग सिस्टम आभासी अभिकलन तंत्र। अब केवल 50 शब्द रहे हैं, 25 शब्द रहे हैं, उन्हें भी पूर्ण कर लेते हैं आज 1 मिनट में। विधि और न्याय के शब्द, न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले शब्द, एक्यूज्ड अभियुक्त, एक्विशन अभियोग, एक्ट ऑफ ग्रेस क्षमादान, बेलेबल ऑफेंस जमानतीय अपराध, बेल बाय लॉज उपनियम, कस्टडी अभिरक्षा, क्रिमिनल ट्रायल न्यायिक विचारता, डिफेंडेंट प्रतिवादी, डिफेमेशन मानहानि, लीगल विधिक, लियोन धारणाधिकार, प्लेंटिफ वादी, प्रोसिक्यूटर अभियोजक, प्रोसेक्शन अभियोजन, रिकॉर्ड अभिलेख, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, रिप्रेजेंटेशन अभ्यास दर्शन, सैंक्शन सेक्शन धारा, सबसेक्शन उपधारा, सब क्लॉज उपखंड, सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, सरेंडर अभिअर्पण, शो कॉज कारण परीक्षा, कारणे दाखवा इसे मराठी में कहते हैं कारण परीक्षा, वार्निंग चेतावनी, विथड्रॉ फ्रॉम अ सूट वाद से प्रत्याहुत करना। तो इस प्रकार से 200 शब्द हैं, हमारा केवल 1 मिनट ज्यादा हुआ। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप बार बार देखेंगे तो आपको सारे शब्दों का और जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने यह PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली है, वो भी देख लीजिएगा और उसे बार बार लिख लीजिएगा। आज तक इतना ही, कल हम मिलेंगे हिंदी शब्द संपदा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी जय भारत।